Good afternoon, students. Yesterday, or last class, I would say rather, that I have completed till here and explained you how about the Ganga and Brahmaputra Delta being the largest delta of the world. I've also explained you how deltas are formed. Now, along with deltas, there are other agents of erosion. So, what are they? They are one of the type, that is glacier. So what are glaciers? I'll explain you now. So first is that it is believed that millions of years ago the climatic condition of the earth's surface was much cooler than what it is now. The earth's surface was covered by ice, but later the temperature began to rise gradually. This rise in temperature resulted in melting of ice. The mass of moving ice is called glacier. In India, the glaciers are found on high altitude of the mountains and where the temperature is below freezing point. बेटा ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको एक वीडियो होगा तो उससे मैं आपको और समझा दूँगी, लेकिन मैं बताती हूँ। पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ होती है, और ये पहाड़ों पे या ऐसे भी जो बर्फ़ होती है, जब बर्फ़ का पिघलना धीरे धीरे एक एक बूंद पिघलती है बर्फ़, तो वो जो एक एक बूंद पिघलना को ही ग्लेशियर बोलते हैं। तो पहले क्या था बेटा, हमारा अर्थ जो था बहुत कम पॉपुलेशन थी, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, कोई इतने रोड्स नहीं थे, कोई इतने ट्रैफिक वगैरह यूज़ नहीं होते थे, व्हीकल्स यूज़ नहीं होते थे, पूरी तरह से बेटा पेड़ थे। तो हमारा टेम्परेचर अर्थ का बहुत कम था और उस वक्त मुश्किल से 40 डिग्री टेम्परेचर गया, मतलब बहुत चला गया। अभी देखिए बेटा, आप हमारे देश का टेम्परेचर ही देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 48, 49, 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में, और हम लोग हाहाकार गर्मियों में एकदम त्रस्त रहते हैं और हम सब झेलते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स है ना, उसी वक्त पिघलते बेटा। हमारे जो इंडिया में गर्मियाँ जब पड़ती हैं तो बर्फ़ जो पहाड़ों पे है वो पिघलनी शुरू हो जाती हैं, और इसी पहाड़ों के बर्फ़ के पिघलने से कुछ नदियाँ स्नो फेड रिवर्स बोलते हैं जिनको, और पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, वो कायम रहती हैं। तो ग्लेशियर्स जो हैं, वाटर ग्लेशियर्स, द स्लो मूविंग मास ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ का पिघलना और वो धीरे धीरे पिघलना, उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। इंडिया में आपको बहुत ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में ग्लेशियर्स कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली हाई ऑल्टीट्यूड, हाइट पे मिलेंगे, जो कि हिमालयन माउंटेन्स में है। और कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली वहाँ का टेम्परेचर भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे रनिंग वाटर, देखिए यहाँ पे लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस, ऑल्सो लूज पार्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ रॉक। जो पार्टिकल्स हैं हमारे रॉक के, आइस के, वो बर्फ़ से भी बेटा क्रैक आती हैं, और उनमें क्रैक आने से उनमें इरोज़न होता है, और धीरे धीरे वो जब बर्फ़ पिघलती है और उनके जो खुरदरापन आता है, धीरे धीरे वो रॉक्स आइस मेल्ट होती है, तो रॉक्स पे इरोज़न टेक्स प्लेस करता है, इरोज़न होता है ना। तो जब बहुत ह्यूज मास ऑफ आइस विथ कवर्ड लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, तो बहुत ज़्यादा जब आइस है और वो भी एक नीचे सतह पे, और वो कॉन्टिनेंटल टाइप में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, आम बात है कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर ऑफ टू टाइप, वन द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड द अदर वन इज़ माउंटेन ग्लेशियर। ये माउंटेन ग्लेशियर का सबसे बेस्ट एग्जांपल सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर, ऑब्वियसली जहाँ से गंगा की शुरुआत होती है, गोमुख, जहाँ से हमको माना जाता है कि गंगा वहाँ से निकली है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर। इसके बारे में भी आपने बहुत बार न्यूज़ में और किसी से सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर्स में -10 डिग्री, -14 डिग्री तक, -20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ पे हमारे सैनिक खून जमा देने वाली ठंड में हमारे सैनिक पहरा देते हुए देश की रक्षा करते हैं, और चीन से और पाकिस्तान से हमारे देश को बचाते हैं, और हम आज भी अपने सुरक्षित अपने घरों में हैं। अभी चीन ने बहुत हड़कंप मचा रखा है ना। तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो वो अलग एरिया है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए हमारे सैनिकों का दस्ता है जो यहाँ पे इतनी खून जमाने वाली ठंड में
हमारे लिए रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और आई सैल्यूट सच हमारे जवान बहादुर सैनिकों के लिए। और नेक्स्ट बेटा एक और है विंड, जो कि इन दिस रीजन्स वेयर देर इज़ अ लिटिल रेनफॉल एंड मच एंड बेटा ये जो विंड है mere vegetation, the land is exposed to strong wind, the loose rock particles are easily blown away by the strong wind, thus the wind is also an agent of gradation. The action of the wind is most common in the desert area. बेटा ये जो विंड है आपको सबसे ज़्यादा डेजर्ट इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल पेड़ नहीं होते, वहाँ से सिर्फ हवाएं चलती हैं, वेरी लिटिल रेनफॉल होता है, वेजिटेशन बहुत मियर होता है, बहुत कम होता है। एंड जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो क्या करती हैं, रॉक पार्टिकल्स को एक साथ, रॉक जो इरोड होते हैं उसके पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह विंड अपने एजेंट ऑफ ग्रेडेशन की तरह, एक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा है इज़ एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, है ना। इस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन की मदद से विंड यहाँ वहाँ कैरी करता है, और ये डेजर्ट एरिया में बहुत कॉमन है। और यही एयर दैट इज़ नाइदर सीन और फेल्ट को तो हॉरिजॉन्टल दैट इज़ कॉल्ड विंड, है ना, वो कोई इश्यू नहीं है, उसको हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो सिर्फ एक डू यू नो के लिए पढ़ना है। एंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स हैज़ द कैपेसिटी टू रब, ये देखिए मैं बता रही हूँ ना आपको अभी कि बेटा स्ट्रॉन्ग विंड क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स रॉक को काटता है, और रॉक को काट कर दे, देखिए ऐसा शेप बना लेते हैं, ये तो शेप में जब गिरते हैं, और रॉक मशरूम शेप्स को लेकर, मैंने कल परसों आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें रॉक्स के धीरे धीरे इरोड होकर मशरूम जैसे शेप्स हो जाते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग विंड के कारण पॉसिबल है। द कैरेड मटेरियल इज़ देन deposited at a new place where the speed of the wind slows down. This forms various types of sand dunes. Sand dunes are found in the western part of Rajasthan in India. इंडिया में बेटा हमारा जो थार डेजर्ट है वहाँ पे सैंड ड्यून्स इसको बोलते हैं, जिसको देखिए ये सैंड ड्यून की फ़ोटो है ना। और हमारे जो सैंड ड्यून्स जो पॉसिबल होते हैं ज़्यादातर राजस्थान एरिया में, क्योंकि वहाँ पे थार डेजर्ट है और वहाँ पे डेजर्ट है, तो वहाँ पे आपको इस तरह के लूज़ जो डिपॉजिट्स हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ फॉर्म करते हुए सैंड ड्यून्स बना लेते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ इरोजन है। नाउ कमिंग टू सी वेव से भी बेटा इरोजन होता है, जहाँ पे रॉक्स चेंज। मैंने आपको कल एक वीडियो भेजा था, उसमें मैंने आपको बताया था सी वेव से कैसे इरोजन टेक्स प्लेस होता है। अभी देखिए एक और बात है, along the seashore, sea waves are the most powerful agent of gradation. The continuous striking of wind waves break the rocks. Such continuous erosion forms steep sides cliffs facing the sea. The eroded material may then be deposited along the coast forming beach. ये देखिए आपको मैं बता रही हूँ, जब ये देखिए ये आपको ये जो क्लिफ्स दिखाई दे रहा है, क्लिफ्स क्या होता है बेटा, एक बहुत ऊंचाई से जब पानी गिरता है, तो जब वो शी शोर में गिरता है तो वो एक तरह का मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। इसमें क्या, कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी, जो सी की लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, जब वो रॉक के जाकर टकराती है, फिर निकलती है, फिर टकराती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस से क्लिफ्स बनते हैं। क्लिफ्स क्या होते हैं बेटा, क्लिफ्स ऐसे खड़े पहाड़ होते हैं जो बहुत स्टीप होते हैं। देखिए खड़े पहाड़, ये खड़े पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये है क्लिफ्स, है ना, और ये फेस सी की तरफ होती हैं, और दिस इरोडेड मटेरियल में डिपॉजिटेड, ये क्या होता है, यहाँ से बीच, ये मिट्टी जो यहाँ से निकलती है वो जाकर बीचेस पे जमा हो जाती हैं। तो बेटा ये एक तरह से इरोजन हुआ, मतलब फिर ग्रेडेशन हुआ, यहाँ से मिट्टी वहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, ह्यूमन बींग्स भी बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। ह्यूमन बींग भी बहुत कुछ अपने साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जैसे कि अर्थ जिसके कारण चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अभी बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया का, है ना, इंडस्ट्रियलिज़, इंडिया का नहीं पूरे देश का, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, और उससे नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने बहुत हार्म पहुंचाया। कैसे, हम पेड़ों को बहुत काट रहे हैं, क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड्स का, बिल्डिंग्स बना रहे हैं और स्टेडियम्स बना रहे हैं, है ना, तो बहुत सारे सेटलमेंट्स हो गए हैं। एंड दे आर फ्यू एग्जांपल्स दैट विथ
चेंज द लैंड सरफेस, बहुत लैंड सरफेस चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आप खुद देखिए, नोटिस करिए अपनी एरिया के आसपास, बहुत कम समय में कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें नहीं थी और कुछ और बदल गई, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल, यहाँ पे एक लाइन में बोलूँगी कि यहाँ पे दे आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच चेंज लैंड सर्विस ह्यूमन बीइंग नीड टू। सबसे मेन बात बेटा, ह्यूमन बीइंग नीड टू टेक केयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। पहली बात, हमको उस एनवायरनमेंट से जो लेना है लीजिए, कभी ये एनवायरनमेंट दे ही रहा है, ले कुछ नहीं रहा हमसे, पर इकोलॉजिकल मेंटेन करिए, बैलेंस का बैलेंस मेंटेन करके चलिए। और इतना मेंटेन करिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को इतना इस्तेमाल करो कि सब उसको बर्बाद मत करो। जैसे नदियाँ बहुत काम की चीज़ है, पर इतनी नदी को बर्बाद मत करो कि नदियाँ ही लुप्त हो जाए। जैसे अभी गंगा, देखिए क्या हाल हो गया है गंगा का। गंगा को हमने अपवित्र कर दिया, हालांकि वो है नहीं, इतनी उसमें हम लोग वेस्टेज डाल रहे हैं। अब ये देखिए यमुना नदी, गंगा दिल्ली की काली हो गई है, किस तरह से? क्योंकि हमने उसको सस्टेनेबल माने हम उससे सिर्फ ले रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ले रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम ले भी रहे हैं तो उसका उतना लें कि वो बर्बाद ना हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सेम चीज़ डिपेंड करता है बेटा सॉइल में। अब हम सॉइल की बात करें तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, क्योंकि लंबा खींचूंगी तो अपलोड करने में मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसका शॉर्ट में समझा देती हूँ कि सॉइल कैसे होता है और सॉइल को कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल मैं नहीं समझाऊंगी, उसका मैं वीडियो बता दूंगी आपको। और यहाँ पे मैं सबसे मेन बात ये कि सॉइल क्या होता है? सॉइल इज़ लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी आपको लूज मटेरियल मिलता है वो सॉइल होती है। सॉइल में ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है जिसमें डेड एनिमल्स, प्लांट्स, रिमेन्स, आपको कुछ कुछ मिलता रहता है, वो है ऑर्गेनिक। और जिसमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं और कुछ नहीं, तो वो है इनऑर्गेनिक, है ना। और डिकम्पोज मटेरियल्स नहीं होते। डिकम्पोजर्स मतलब उसको आप अंदर हाथ डालोगे, जैसे मैं बताती हूँ सैंड ड्यून्स, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सूखी रेत है, तो वो उसमें पेड़ इसीलिए तो नहीं उगते क्योंकि वहाँ पे इनऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें कुछ है नहीं। इनऑर्गेनिक मिट्टी में बेटा कुछ नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता है। ह्यूमस क्या होता है? आपको साइंस में आपने पढ़ाया कि जो भी डेड मटेरियल है और ये सब चीज़ें हैं वो आपका ह्यूमस होता है। एंड ये ह्यूमस से सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, उसकी फर्टिलिटी होती है। दिस इज़ रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज़ एंड ड्यू टू हैवी ग्रोथ। जहाँ पे ह्यूमस होता है बेटा वहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे उगते हैं और रिच एनिमल, पेड़ अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली एनिमल्स बहुत होंगे, लाइफ अच्छी होगी एनिमल की। जंगल आप देखिए, अमेज़न जंगल में ह्यूमस बहुत है, इसीलिए तो बेटा वहाँ पे बहुत अच्छा जंगल है और अच्छी वाइल्ड लाइफ है। और ह्यूमस इज़, जहाँ ह्यूमस कम है, तो मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल बताया था कि डेजर्ट सॉइल में ह्यूमस कम है, इसलिए पेड़ उगते नहीं है तो जानवर भी नहीं है, जानवर नहीं है तो इंसान भी नहीं रहता, वहाँ पे कोई नहीं रहता, है ना। अब इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। ज़्यादातर मैंने अभी बताया था कि रॉक ही होते हैं, पार्टिकल्स कुछ नहीं होता। ग्रेवल होते हैं, ग्रेवल यानी कंकड़ होता है, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे क्या होता है, जब ये कंकड़, मिट्टी, पत्थर धीरे धीरे समय के साथ सैंड बनती है, तब जाके वो सॉइल बनती है और वो सॉइल ही हम पेड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिल्ट बनता है सॉइल क्ले की मदद से। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि लूमी, जैसे बहुत सारे सॉइल्स होते हैं, जैसे कि देखिए सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल, इतने डिफरेंट किस टाइप के सॉइल बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं बेटा, एक बार में कोई सॉइल नहीं बनता है। और देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, ऐसे सॉइल बनता है। अब ये सॉइल कैसे बनता है? ये वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। आपको पता है एक चुटकी भर मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी बनने में कई हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं, हज़ारों, देखो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर। एक मुट्ठी मिट्टी बनने में बहुत हज़ारों साल बन जाते हैं। एज अ मेंशन
अर्लियर द वेदरिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड रॉक पार्टिकल्स में ये जो वेदरिंग से के मदद से आपका सॉयल पार्टिकल्स जो होता है वो होता है और वो सॉयल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. देन दे आर देन कैरिड अवे बाय विंड वाटर एंड लेटर डिपॉजिटेड एट न्यू प्लेस. और आपको मैंने ये पहले बता दिया था कि जब हवा के साथ डिपॉजिट होती हैं, ये देखिए यहाँ पे ये मिट्टी हवा पानी के साथ इधर से उधर चली जाती है और ये सच सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है. बट व्हेन द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक एंड रिमेन प्रेजेंट इन द सेम साइट इट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू सॉइल. ये रेसिड्यू मतलब वहीं बच गया, बची हुई मिट्टी जो उड़ गई, जो पानी के साथ चली गई, और जो बच गई ना बेटा, जो बहुत भारी है, जो कंकड़ पत्थर हैं या जो उठ नहीं पा रही हैं, जो हल्की नहीं है, वो सॉइल जो बच गया है उसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं. और जो उड़ गई, ट्रांसपोर्ट हो गई यहाँ से वहाँ, उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं. द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज़ फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. मैंने अभी आपको बताया था कि सॉइल बनने में हज़ारों साल लगते हैं. ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है ना. इट्स स्टार्ट्स डेवलपिंग इन लेयर्स ओवर वन अदर. एक मिट्टी देखिए, ये देखिए पहले पत्थर रहते हैं, उसके फिर थोड़े से धीरे धीरे उसका कंकड़ होता है, फिर उसके बाद इधर थोड़ी मोटी सॉइल होती है, फिर बारीक सॉइल होती है. इतने टॉप लेयर सॉइल में सब देखिए रॉक से, विदर्ड रॉक से, सब सॉइल से टॉप सॉइल बनने में बेटा कई हजारों साल लग जाते हैं. और ये देखिए इनको होराइजन्स बोलते हैं, एक एक सॉइल के लेयर को होराइजन बोलते हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबसे पहले बेड रॉक आता है क्योंकि उसमें सिर्फ रॉक्स का बेड होता है. फिर धीरे धीरे विदर्ड रॉक होता है, मतलब धीरे धीरे वो समय के साथ उस पर वजन, चलना, गाड़ी, मोटर, वजन, ये सब के, या रेत, मिट्टी या धूप वूप जो भी फैक्टर्स हैं उससे वेदरिंग होता है. वेदरिंग के बाद सब सॉइल बनता है. सब सॉइल में कंकड़ पत्थर कम होते हैं. टॉप सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होता है क्योंकि उसमें ह्यूमस भी होता है और रिच ह्यूमस होने के कारण पेड़ पौधे यहीं पे उगते हैं और ये बेस्ट सॉइल माना जाता है. ये उड़ जाता है ना तो बेटा पेड़ बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं सॉइल को बचाओ. अब ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल है बेटा, इसका सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बता रही हूँ. ये आप एक होमवर्क ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा. क्या करिए, एक ऐसे ना टेबल बनाइए, है ना. देखिए ऐसे 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 टेबल बनाइए. यहाँ पे डालिए आप हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ हेडिंग डालिए. यहाँ पे डालिए फीचर्स मतलब मैं भी बताती हूँ. फिर यहाँ पे डालिए आप एरिया वेयर इट इज़ फाउंड. ठीक है, और यहाँ पे डालिए एक्स्ट्रा फीचर्स या क्वालिटी या वट एवर. ठीक है, कलर वलर सब. ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल डालिए. सपोज़ यहाँ पे आपने लिया अलुवियल सॉइल, तो बेटा ये जो अलुवियल सॉइल है इसका फीचर्स क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये है कि ब्लैक सॉइल टाइप का होता है. और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखोगे, है ना. देखिए ये है, एक बताती हूँ आपको, बाकी सब आप खुद करोगे. अब सबसे पहले टाइप ऑफ सॉइल में क्या डालोगे, अलुवियल सॉइल. ठीक है, उसमें क्या लिखोगे. उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स बताया था, तो मैन फॉर्म्ड है ना. फीचर्स में क्या लिखोगे, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर. तो ये सेडिमेंट्स ऑफ रिवर से बनता है, तो आपको ये लाइन लिखनी है, फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर. ठीक है, फिर फाउंड कहाँ मिला जाता है, नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स हमारे इंडिया के फाउंड है. अब मैंने बताया था कि उसमें क्वालिटी क्या है कि वेरी फर्टाइल एंड बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. इस तरह से आप ये एक टेबल मैंने एक अलुवियल सॉइल का बता दिया. तो बेटा अब आपका होमवर्क है कि आप ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, कॉटन सॉइल, अदर नेम में आप एक अदर नेम भी ऐड कर सकते हैं, लेटराइट सॉइल. इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे और वो आप बना के, आपको होमवर्क है आप सेंड करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अच्छा, एक और बात, मैंने ये इतना ही बताया है, उसका मैं कोशिश करूँगी आपके लिए टेबल भी ढूंढ के भेजूँ. उसके बाद आता है बेटा सॉइल इरोजन. मैंने अभी कंटिन्यूसली बार बार बोला है. अच्छा हाँ, एक और बात,
लेटराइट सॉइल के बाद एक बेटा डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल भी होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा हिंट और पॉइंट्स ढूंढ के लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसलिए आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा और मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि अब आपको कुछ भी खुद भी करना चाहिए। इतने सालों से आप सीख रहे हैं तो कुछ करिए। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? जब हवा, पानी, धूप या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जब सॉइल इरोड होता है, यानी उड़ जाता है, टॉप लेयर जब निकल जाता है, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये सॉइल इरोजन धीरे धीरे, अभी हम लोग इतना बेटा टाइल्स लगा रहे हैं, इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना सीमेंटेड कर रहे हैं कि मिट्टी गायब होती जा रही है। और मिट्टी गायब हो रही है क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि हम एनिमल्स को ओवरग्रेजिंग करवा रहे हैं, जानवर घास खा ले रही है, पेड़ कहीं बचा नहीं। तो क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होने से, किस किस कारण से सॉइल इरोजन हो रहा है? कटिंग ऑफ ट्रीज से, है ना। और कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है बेटा? कटिंग ऑफ ट्रीज के बाद बताएंगे आप। ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? बहुत आगे आ गए हैं। सॉइल वाला चैप्टर कहाँ? ये रहा, ये रहा। तो ये जो देखिए सॉइल इरोजन क्या क्या हो गया है। क्रॉप तो हमको सॉइल, मैंने आपको बताया क्या, तो टॉप सॉइल गायब हो जाता है। तो ये अप्रोप्रिएट मेजर्स करने पड़ेंगे सॉइल को बचाने की। कंजर्वेशन मतलब बचाना। बचाने के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये आपका आंसर में भी, क्वेश्चन में भी आंसर बनता है कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ को लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, सॉइल बच जाएगा, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। सिलेक्टिव एग्रीकल्चर करिए, ऐसे एग्रीकल्चर करिए जिससे सॉइल बर्बाद ना हो। और स्पेशली सिलेक्टिव में आपको क्रॉप रोटेशन करना है। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है आपको पता है? एक ही टाइप के पेड़ लगाते रहोगे तो मिट्टी बर्बाद हो जाती है। तो उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग करिए कि अभी ये लगा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम वो लगा, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिटेन होती है। एंड उसके बाद क्या होता है? जब रिटेन होती है, मतलब रिटेन मतलब जानते हैं आप कि वो काफ़ी समय तक रह जाती हैं। तो ये जब सॉइल की फर्टिलिटी रिटेन होती है तो वो सॉइल को काफ़ी लंबे तक हम यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड्स को कि एक तरफ का पैस्चर लैंड क्या होता है? घास के मैदान। घास के मैदानों को एक तरफ इलाके में जब तक घास है तब तक आप चरने दीजिए गाय गोरू को, लेकिन जब घास नहीं है तो आप उस एरिया में जानवरों को मत लेके जाइए। जब उतनी क्वांटिटी का आपका घास उग जाएगा तभी आप लेके जाइए, नहीं तो आप तब तक अपनी जो हर्ड्स हैं, जो कैटल हैं, उनको मत ये करिए, जाने मत दीजिए, तभी आप उसको रक्षा कर पाएंगे। वी नीड टू मास अवेयरनेस एंड एडेप्टेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स एट लोकल लेवल। एक और चीज़ बेटा, आपको स्कूलों के माध्यम से अवेयरनेस लाना है, टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं, और आप खुद भी इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं कि आपको इस चैप्टर के बाद समझ जाना चाहिए कि टॉप मोस्ट सॉइल को बचाना कितना ज़रूरी है। अगर सॉइल ही नहीं रहेगा, हम इतने टाइल्स लगा दे रहे हैं, पानी टाइल्स के ऊपर तैरता रहता है, घरों में पानी घुस रहा है, जो हम बोल रहे हैं कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ हमारी देन है, हमने टाइल्स इतना लगा दिया कि पेड़ है ही नहीं। पेड़ नहीं है तो जड़ नहीं है, जड़ नहीं है तो पानी अंदर नहीं रुकता, पानी अंदर नहीं रुकता तो पानी अंदर नहीं जाता, तो पानी की प्रॉब्लम आती है। तो टाइल्स से बाढ़ भी आता है, घरों में पानी घुस रहा है, तो हम नदी में घुस रहे हैं बेटा, तो नदी भी हमारे घरों में घुस रही है। तो इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है जो आपको करना है ना। और उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और मैं बाकी वीडियोज़ भेज दूँगी। थैंक यू, टेक केयर।